तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, युवाओं की क्षमता पर भरोसा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पीएम ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। पीएम ने रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 20,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को करेंगी प्रभावित। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था सहित औद्योगिक विकास समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। एसबीआई की देश भर में 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से आज से 11 जनवरी तक होगी चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री। जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे बॉन्ड्स। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे परिवारजनों, नमस्कारम। लक्षद्वीप अनेक संभावनाओं से भरा है, लेकिन आजादी के लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। भले ही शिपिंग यहां की लाइफलाइन रही हो, लेकिन यहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर ही रहा। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इन सब चुनौतियों को अब हमारी सरकार दूर कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। अंडे कुणुम आंगंडे बीते एक दशक के दौरान आगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। इसलिए लक्षद्वीप के मछुआरे साथियों की आय भी बढ़ने का मार्ग बना है। अंडे कुडम आंगंडे, यहां आप सभी से मुलाकात होगी, लक्षद्वीप के लोगों से संवाद होगा। मेरा स्वागत सम्मान करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
और इससे पहले तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं की सौगातें दी उनमें रेलवे से जुड़ी करीब कई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें माल ढुलाई और यात्रियों को ले जाने की रेल क्षमता में सुधार होगा। इसके जरिए पीएम ने सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इन सड़क परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। इनसे त्रिची, श्रीरंगम, चिदम्बरम, रामेश्वरम, धनुषकोडी, उथिराकोसमंगई, देवीपट्टनम, इरावडी, मदुरई जैसे औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। पीएम ने कामराज बंदरगाह के जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित किया। और तिरुचिरापल्ली में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम ने वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु में किए जा रहे तमाम विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। पीएम ने तमिलनाडु में कनेक्टिविटी के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होगी।
पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य समाज को समाहित करना है, उनके भले के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास और देश के भविष्य के लिए बीते 10 साल में कई कदम उठाए गए हैं। In the last 10 years, the numbers of airports had doubled from 74 to nearly 150. Tamil Nadu has a vibrant coastline. So you would be happy to know that the total cargo handling capacity of major ports in India had doubled since 2014. The speed of road and highway construction in the country has almost doubled in the last 10 years. The number of registered startups in the उन्होंने कहा कि देश में विश्वविद्यालयों ने राष्ट्र प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि आज भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया में नाम कमा रहे हैं। In the early part of the 20th century, people like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, and Sir Annamalai Chettiar started universities. These were hubs of knowledge and nationalism during the freedom struggle. Similarly, one of the factors behind the rise of India today is the rise of our universities. India is setting records in economic growth at the fastest growing major economy. At the same time, our universities are also entering global rankings in record numbers. अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि ओवैसी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करना है। ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ओवैसी के बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि ओवैसी तनाव पैदा करने की कोशिश ना करें। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोर्ट के फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी राजेश राज ने सैयद शहनवाज हुसैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक तरफ अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी मस्जिद को बचाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन हैं। शहनवाज साहब, कैसे देखते हैं ओवैसी के बयान को, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये यकीन हो गया है कि जैसे उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम उनके मेंबर हो गए हों या उनको कोई कायद और नेता मान रहे हो। किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? कोई मस्जिद भी कोई छीन नहीं सकता, कहीं पर कोई मस्जिद छीनी नहीं जा रही। अयोध्या में जो निर्णय हुआ वो अदालत का फैसला था और मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था कि जो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे, और अदालत के फैसले के बाद वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो उस पर उनको तनाव नहीं पैदा करना चाहिए, उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको हिंदू और मुसलमान के अंदर इस तरह का तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। गलत बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ।
हम लोग जब छोटे थे तो नारे लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग कहते थे कि भाजपा लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि हम जनवरी में 24 में मंदिर जो है वो लोकार्पण करेंगे। ये जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे आरजेडी के नेता बैनर लगा रहे हों या उदित राज बयान दे रहे हों, तो ये लोग बयान देंगे। ये लोग बहुत बेचैन हैं, इनको लगता था ये कभी नहीं होगा और ये बन कैसे रहा है। अदालत का निर्णय आया और बनाने में सबने सहयोग किया। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जा रहे हैं उद्घाटन के लिए। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है विपक्षी एनडीए अलायंस वालों के। चलिए, बहुत शुक्रिया। सैयद शाहनवाज हुसैन जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका साफ कहना है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है, विपक्ष को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्ध है। बीते दिनों आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कठोर फैसले लेकर सरकार ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो अडिग है। नए साल की पहली तारीख पर ही बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। गोल्डी बराड़ पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था। गोल्डी भारत के साथ साथ कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा उसे लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी बताया जाता है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर देश के अंदर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यूआपा के तहत मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था। तो ये भारत के साथ साथ कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये शामिल है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये संगठन न केवल कश्मीर में पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करवाने और लोगों को भड़काने की कोशिशों में लगा रहता था, बल्कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके वहां इस्लामी शासन स्थापित करने की साजिश में भी शामिल था। तो यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन किया गया तहरीके हुर्रियत को और सरकार का ये फैसला आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को साफ तौर पर दिखाता है कि अब इस तरह की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग पत्थरबाजी और इस तरह की घटनाओं में वो शामिल थे, लोगों को भड़काने का काम किया जाता है इस संगठन की तरफ से। तो ऐसा कोई भी संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इस तरह के जितने भी संगठन हैं जो देश विरोधी साजिशों में शामिल हैं, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत उन्हें बैन किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी अमानतुल्लाह खान सहित कुछ अन्य आरोपियों की कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ईडी द्वारा 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत डाले गए हैं। साल 2020 में सीबीआई और दिल्ली की एसीबी ने इस केस को सबसे पहले दर्ज किया था। इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर 2023 को भी ईडी द्वारा 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और अब खबरें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या किस तरह से तैयार हो रहा है? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसको लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार और इलाके के पुलिस आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी ने। मेरे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी और इस जोन के आईजी प्रवीण जी मेरे साथ मौजूद हैं। अब 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए अयोध्या तैयार हो रही है, पूरे यहाँ पर विकास के काम चल रहे हैं। सर, किस तरह से तैयारी चल रही है?
यहाँ व्यापक तैयारी चल रही है। आपने देखा हो 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ पे जो डिफरेंट परियोजनाएं थी उसका इनॉग्रेशन हुआ, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, लगभग 15,700 करोड़ की परियोजनाएं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने 2 साल से कम समय में एयरपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, और जिससे हमारे श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा होगी और त्वरित गति से आ जाएंगे और जा भी सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर है। और हम लोगों ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी जंक्शन भी शुरू हो गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें कैपेसिटी काफ़ी अधिक है, 50 से 60 हज़ार की कैपेसिटी है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे आधारभूत संरचना के कार्य हुए हैं और आपने देखा होगा कि राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ, ये 4 कॉरिडोर्स हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया था और ये रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के अंदर सब हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य संचालित है जिसको हम लोग फेज़ मैनर में करेंगे कि हमारा दृष्टिकोण है कि जितना अच्छा सुंदर दिखे अयोध्या और कैसे हम म्यूरल्स का यूज करें, पेंटिंग्स का यूज करें, थीम बेस्ड पेंटिंग का यूज करें, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारी संस्थाएं लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा होगी, लगातार लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, निश्चित तौर पर लगभग हर आयाम में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, चाहे विकास का प्रतिमान हो या आवश्यक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। सिक्योरिटी अपने आप में हर एक जगह पर होने के साथ साथ अयोध्या में एक विशिष्ट संवेदनशील स्थान एक विषय रखता है, जिसमें हम लोग शुरू से अपनी तरफ से हमने सिक्योरिटी ऑडिट्स किए हैं। जो सुरक्षा घेरे हैं उनको हमने चिन्हित किया है, जहां पर हमारे CRPF से लेकर यूपी SSF, यूपी की PAC और सिविल पुलिस का कंपोनेंट लगातार सुरक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ है। और साथ साथ हमने विभिन्न जगहों पर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए CCTV कैमरे या ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं और साथ साथ फोर्स को बिहेवियरल ट्रेनिंग के माध्यम से इस तरह से तैयार किया है कि वो एक यहाँ हमारे जो लोग आए उनके साथ एक अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण के साथ पेश आए। और मैं हमेशा से कहता हूँ सुरक्षा और जो एक प्रकार की सहूलियत देने की बात है सुरक्षा के साथ साथ, वो हम लोग पूरी तरीके से अच्छे ढंग से संपन्न करा सकें। धन्यवाद सर दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने सुना अयोध्या के जिलाधिकारी और इस इलाके के IG प्रवीण कुमार को, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अब अयोध्या में प्रशासन के स्तर पर भी पूरी तैयारियां चल रही हैं 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, DD न्यूज़ अयोध्या। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।